अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था अल्कीन को प्रिपेयर करने के मेथड्स थे, जिनमें फ़र्स्ट मेथड हमारा था कि हम अल्कीन को प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। सेकंड हमने स्टडी किया था फ्रॉम डिहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। थर्ड हमारा मेथड था कि हैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। ये 3 मेथड्स हमने स्टडी कर लिए थे। हमारा नेक्स्ट मेथड है कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। इसका दूसरा नाम होता है डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। हमने प्रीवियस जो हमने अल्केन को स्टडी किया था वहाँ हमने मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड को स्टडी किया था, या हम लेंगे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इनमें पहले डिफरेंस देख लें कि मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है कि आपके पास एक स्ट्रक्चर है जिसमें कार्बोक्सिल ग्रुप मौजूद है। कार्बोक्सिल ग्रुप कौन सा होगा? कार्बोक्सिल ग्रुप होता है COOH। अगर इसको ओपन करके लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे C डबल बॉन्ड O एंड OH, ठीक है ना। इस तरह लिख लें या इस तरह लिख लें। ओपन करके इस तरह लिखा जाएगा, अगर कंडेंस फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा। अब ये क्या चीज़ है? कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिल ग्रुप है। अगर ये कार्बोक्सिल ग्रुप स्ट्रक्चर में एक ही स्ट्रक्चर के अंदर एक दफ़ा आ जाए तो वो मोनो कार्बोक्सिलिक होता है। अगर उसी एक ही स्ट्रक्चर के अंदर अगर ये 2 दफ़ा आ जाए तो उसको बोलते हैं डाई कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे कि हमने डी कार्बोक्सिलेशन करनी है। डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है कि हमने कार्बोक्सिल ग्रुप को रिमूव करना है, ब्रेक करना है। डी का मतलब मैंने आपको रिमूव बताया हुआ है। तो डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, कि आपका एसिड कौन सा होना चाहिए? डाई कार्बोक्सिलिक। आप देखें जब कोई क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो क्वेश्चन की बेसिक होती है स्टेटमेंट, कि आप स्टेटमेंट को समझें कि किस स्टेटमेंट से आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फॉर एग्जांपल देखें, आप लोगों ने पढ़ा, जिस तरह आपकी बुक में लिखा हुआ है, बुक में स्टार्ट किया हुआ है यहाँ से, साल्ट को लिया एज ए रिएक्टेंट, फिर उसके आइंस बनाया, फिर आगे उस तरह रिएक्शन प्रोसीड किया। मतलब आपकी बुक में जो रिएक्शन है वो इन साल्ट से स्टार्ट हो रहा है, इस साल्ट से। ये साल्ट है, सोडियम साल्ट। अब अगर क्वेश्चन आ जाता है इस तरह से कि हाउ विल यू प्रिपेयर द अल्कीन जो भी है, फॉर एग्जांपल हम जो स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे अल्कीन को स्टडी कर रहे हैं, हाउ विल यू प्रिपेयर द अल्कीन फ्रॉम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो देखें, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया कि आपने रिएक्टेंट कौन सा लेना है? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है, ना कि साल्ट लेना है। तो आपका रिएक्शन कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए? तो आप सबसे पहले क्या लेंगे? एसिड लेंगे, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें ये भी एक एसिड ग्रुप है COOH, ये वाला, और दूसरा ये वाला एक एसिड ग्रुप है COOH, ठीक है ना। 2 एसिड ग्रुप एक ही स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद है, मतलब डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है ये, ठीक है ना। तो इसको एज ए रिएक्टेंट लिया। साल्ट किस तरह प्रिपेयर होता है? जब हम रिएक्शन करते हैं एसिड और बेस का, जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो साल्ट और वाटर प्रिपेयर होता है। जब आपने इस एसिड का इस बेस के साथ रिएक्शन करवाना है तो आपके पास प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? साल्ट बनेगा, ठीक है। कौन सा? डाई सोडियम सक्सीनेट इसका नाम होता है, या इसको सोडियम एथोक्साइड भी बोलते हैं, डाई सोडियम एथोक्साइड भी बोला जाता है, लेकिन इसका नाम क्या है? डाई सोडियम सक्सीनेट कहा जाता है। और इसके साथ साथ वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स भी यहाँ पे रिलीज होंगे। अब मेरे कहने का मकसद ये है कि आपका जो आपको स्टेटमेंट जो दी जाएगी ना, उस स्टेटमेंट को देख के आपने रिएक्शन को प्रोसीड करना है। रिएक्शन के अंदर आपसे कहा गया कि आप साल्ट से स्टार्ट लें तो आप यहाँ से स्टार्ट लें, अगर कहा गया कि आप एसिड से स्टार्ट लें तो यहाँ से स्टार्ट लेना है। तो देखिए, आपका एसिड ये पड़ा हुआ है, कौन से है? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। बेस के साथ ट्रीट करवाया, तो इसका रिएक्शन बेस के साथ किस तरह होता है कि बेस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि बेस हमारे पास वो सब्सटेंसेस होती हैं जो OH नेगेटिव आयन रिलीज़ कर सकते हैं। अब हमारे पास ये बेस है NaOH, इसके साथ सोडियम है, सोडियम के ऊपर चार्ज कौन सा आएगा? पॉजिटिव, और उसके साथ क्या चीज़ है? OH है, तो OH के ऊपर डेफिनेटली चार्ज कौन सा जाएगा? नेगेटिव, ठीक है ना। तो OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। सोडियम एक मेटल है, तो मेटल्स जहाँ भी हम स्टडी करते हैं, मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करती हैं, और आपको पता होना चाहिए कि जो एटम्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे उनके ऊपर चार्ज कौन सा आएगा? पॉजिटिव आएगा। और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करती हैं, और जो एटम्स इलेक्ट्रॉन को गेन करें उनके ऊपर चार्ज नेगेटिव आता है। तो इस तरह OH के ऊपर चार्ज नेगेटिव, सोडियम के ऊपर चार्ज पॉजिटिव। अब ये 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड के जो है यहाँ पे आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं। अब अगर हम इनको देखिए, मैंने यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, मतलब ये आपने 2 लेने हैं, 2 रिएक्टेंट हैं। अगर इसको मैं सेपरेट करके लिखूँ ताकि आपको इसका जो रिएक्शन है वो आसानी से समझ आ जाए, फॉर एग्जांपल मैं इसको दोनों को सेपरेट लिख रहा हूँ, NaOH। ये 2 रिएक्टेंट हैं। अब चार्ज सेम उसी तरह से प्रोड्यूस होगा, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव और OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज। देखें, सोल्यूशन के अंदर हमारे पास ये लॉट ऑफ जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के
आइंस मौजूद होंगे। तो जिस तरह रिएक्शन में जितने प्रोसीड होंगे, जितने रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए यूज़ होंगे वहाँ पे हो जाएंगे। अब देखें यहाँ पे एसिड है, एसिड की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जितने भी एसिड होते हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, वो H पॉजिटिव आयन रिलीज़ करते हैं, ठीक है ना। और बेस की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो OH नेगेटिव आयन रिलीज़ करते हैं। तो बेस से क्या निकलेगा, यहाँ से OH नेगेटिव, इधर से H पॉजिटिव रिलीज़ होगा। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्ड के अंदर मौजूद हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाएंगे, उस एटम की तरफ जाएंगे जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। तो ये बॉन्ड बना हुआ है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, ऑक्सीजन की तरफ, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो इन इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इस तरफ ज़्यादा होगा, इस वजह से इस ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इधर भी ऐसा ही होगा, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। तो एक रिएक्टेंट का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव के साथ और दूसरे का नेगेटिव पहले के पॉजिटिव के साथ जो है रिएक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल देखें, ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसका OH कौन सा है, OH नेगेटिव, ये इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ये नेगेटिव जो है मिलेगा इस एसिड के पॉजिटिव मतलब H पॉजिटिव के साथ। ये इस तरह से मिलेंगे, क्या चीज़ बन जाएगी, यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा। इसी तरह से दूसरी जो बेस आएगी यहाँ पे, इसका OH एसिड के H पॉजिटिव से मिलेगा और आपके पास यहाँ से भी वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से प्रोटॉन जब निकलेगा तो ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे, ये इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन जिसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा थी उसकी तरफ जाएंगे ना। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे, तो ऑक्सीजन के ऊपर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आएगा। जब ये बॉन्ड टूट जाएगा उसके बाद नेगेटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज जैसे ही क्रिएट हुआ, ऑक्सीजन ने बाकी क्या चीज़ मौजूद है सोल्यूशन के अंदर, Na पॉजिटिव आयन मौजूद है। तो ये Na पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ अटैच हो जाता है इस तरह से साल्ट की फॉर्म में, जिस तरह हम लिखते हैं ना NaCl। तो NaCl इस तरह से होता है कि Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। सेम उसी तरह से एक साल्ट है, ये एक केटाइन है और एक एनाइन है साल्ट के अंदर। इसके अंदर भी वैसा ही है, सोडियम जो है केटाइन है और बाकी ये सारा जो रिएक्टेंट ये जो प्रोडक्ट बना हुआ है इसके साथ ये क्या है, पूरा एनाइन है। एनाइन या केटाइन लार्ज भी हो सकते हैं, स्मॉल भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक लार्ज एनाइन बनता है। अब आपके पास ये साल्ट है जिसका नाम है सोडियम डाइसोडियम सक्सिनेट, इस साल्ट का नाम है। अब ये साल्ट आपने लिया, आपने इस साल्ट को वाटर के अंदर ऐड कर लिया। सिंपल कंसेप्ट जो प्रीवियस हमने कॉल्स मेथड के अंदर हमने अप्लाई किया था उसको जस्ट रीड आउट थोड़ा सा कर लेते हैं, उसको रिवाइज कर लें ताकि इस टॉपिक को समझने में आसानी हो जाए। देखें, हम यहाँ से ना इस साल्ट को स्टार्ट करने से पहले, इस टॉपिक की तरफ जाने से पहले ना हम एक लेते हैं यहाँ से सिंपल एग्जाम्पल, जैसे कि NaCl है। आपने NaCl को लिया और इसको एक बीकर के अंदर, आपने इसके अंदर वाटर मौजूद है और आपने इस NaCl को इसके अंदर डाला। जैसे हम नमक साल्ट जो होता है इसको डालते हैं वाटर में, वो अपने आइंस में टूट जाता है। जैसे आपने इस साल्ट को इस वाटर में ऐड किया, ये टूटेगा अपने आइंस में, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये इसके आइंस बन जाएंगे, ठीक है। जब इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व कर लेते हैं तो आपके पास ये एक इलेक्ट्रोलाइट तैयार हो जाता है। देखें, प्योर वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। अगर प्योर वाटर हो ना तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। अगर आप उसको इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है कि ऐसा आपके पास सोल्यूशन हो जिसमें से करंट पास हो सके। अगर आप उस वाटर को इलेक्ट्रोलाइट बनाना चाहते हैं तो उसमें आप साल्ट ऐड करेंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी पास होने की टू कंडीशंस होती हैं, या तो जो सब्सटेंस आपके पास पड़ा है, जो भी चीज़ है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हों तब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, या उसमें फ्री आइंस मौजूद हों तब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, ठीक है। अगर प्योर वाटर हो तो उसमें फ्री आइंस नहीं होते। जब आप साल्ट ऐड करते हैं तो इसके ये NaCl या कोई भी साल्ट होगा, जैसे ही वो वाटर के अंदर जाएगा वो अपने आइंस में टूटेगा, फ्री आइंस क्रिएट हो जाएंगे, तब आप उस वाटर में से करंट पास कर सकते हैं, तब उसको हम इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे, ठीक है। इससे पहले NaCl को ऐड करने से पहले जो वाटर है जो प्योर फॉर्म में है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रही तो वो इलेक्ट्रोलाइट नहीं होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है कि आपके पास ऐसा सोल्यूशन हो जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके। तो आपने NaCl को ऐड किया या अपने आइंस में टूटा, तो आपने क्या किया, उसको एक बैटरी से जोड़ दिया, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स लगा के इन इलेक्ट्रोड्स को आपने हाई वोल्टेज बैटरी के साथ जोड़ दिया, ठीक है। बैटरी का एक जो टर्मिनल होता है पॉजिटिव होता है और दूसरा टर्मिनल क्या होता है, नेगेटिव होता है। एक जनरल सा कंसेप्ट, इसको माइंड में रखेंगे ताकि इसके हमें समझ आ जाए। अब इसका एक पार्ट क्या है, पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है। तो ये पॉजिटिव जो टर्मिनल होगा जिस इलेक्ट्रोड के साथ अटैच होगा उस इलेक्ट्रोड के ऊपर चार्ज भी क्या शो हो जाएगा, पॉजिटिव। और बैटरी का जो टर्मिनल जिस इलेक्ट्रोड के साथ अटैच होगा उसके ऊपर भी चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो कौन सा आयन किस इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, अपोजिट चार्जेस के दरमियान अट्रैक्शन होती है, तो इस इलेक्ट्रोड के ऊपर चार्ज कौन सा है, नेगेटिव। तो नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रोड को हम बोलते हैं कैथोड और पॉजिटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रोड को कहा जाता है एनोड, ठीक है ना। जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे जो पॉजिटिव आयन है वो किसकी तरफ मूव करेंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ,
और नेगेटिव जो आइंस होंगे वो पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। इस तरह से हम इसका प्रोसेस देखेंगे। यहाँ पे भी सेम वैसा ही मेथड है, थोड़ा सा चेंज आएगा, ठीक है ना। कंसेप्ट यही है जो मैंने यहाँ पे बता दी है। अब आपने साल्ट फर्स्ट ऑफ ऑल तैयार कर लिया, एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करा के आपने साल्ट तैयार कर लिया। साल्ट को वाटर में ऐड किया, आयोनाइजेशन का प्रोसेस हुआ, वो साल्ट अपने आइंस में टूट गया, जैसे कि Na और Cl, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव टूटा था ना, ये अपने आइंस में टूटेगा, नेगेटिव अलग हो जाएगा, पॉजिटिव अलग हो जाएगा, ठीक है ना। पॉजिटिव वाला कौन सा है, सोडियम आइंस है, और नेगेटिव वाला कौन सा है, डाइसक्सिनेट आइन इसको कहा जाता है, ठीक है। अब उसके बाद जब ये आइंस बन जाते हैं, जैसा कि यहाँ पे बताया था कि जब आइंस बन जाते हैं हम क्या करते हैं, हमारा जो सोल्यूशन बन जाता है, आइंस बन चुके हैं, फ्री आइंस अब सोल्यूशन के अंदर मौजूद हैं, अब हम उसमें इलेक्ट्रोड लगाएंगे और उसको इलेक्ट्रिसिटी देंगे, तब देखेंगे कि आइंस किस तरफ से मूव करते हैं, ठीक है ना। तो ये आइंस आपने बना लिया, सोल्यूशन आपने प्रिपेयर कर लिया है। आप जब इसको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो हमारा जो हमारी बैटरी होती है उसके 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं ना, 2 टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। जो इलेक्ट्रोड जिसके साथ जुड़ेगा उसके ऊपर वही चार्ज आएगा, जैसा कि यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड कौन से हैं, 2 हैं, एक है एनोड, दूसरा कैथोड। सबसे पहले हम एनोड का फंक्शन देखेंगे, फिर बाद में कैथोड का देखेंगे। एनोड के ऊपर प्रोसेस कौन सा होता है, ऑक्सीडेशन का। तो हम देखें इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पे करंट की बात कर रहे हैं ना, तो करंट के लिए क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनकी वजह से करंट मूव करता है, या फ्री आइंस होते हैं। तो यहाँ पे आप एनोड पे कौन सा प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन का। तो आप ऑक्सीडेशन की जो डेफिनेशन करेंगे वो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन करेंगे, ठीक है ना। तो ऑक्सीडेशन क्या चीज़ होती है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब क्या होगा कि हमारा एनोड, ये जो इलेक्ट्रोड है एनोड वाला, इसमें जो भी यहाँ से आएगा, अब एनोड के ऊपर चार्ज कौन सा है, यहाँ पे मैंने बताया था कि एनोड के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव इस इलेक्ट्रोड के ऊपर चार्ज है, इसकी तरफ कौन सा आयन आएगा, नेगेटिव आयन आएगा। नेगेटिव आयन आके इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन जो आयन है वो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले तो प्रोसेस कौन सा होता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे प्रोसेस होगा ऑक्सीडेशन का। देखें पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जिसको हमने एनोड का नाम दिया, इसकी तरफ इन दोनों में से कौन सा आयन आएगा, नेगेटिव आयन, डाइसक्सिनेट आयन यहाँ पे आएगा। जैसे यहाँ पे आएगा इसके ऊपर चार्ज है नेगेटिव, ये जो ऊपर यहाँ पे लगा हुआ है ऑक्सीजन के ऊपर, ये नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज कहाँ से आया इस ऑक्सीजन के ऊपर, ये आया था ये जो इलेक्ट्रॉन इसने लिए थे ना हाइड्रोजन से, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीजन के पास हैं। मतलब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ, कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक तो इस ऑक्सीजन का अपना था, दूसरा उसने छीना था हाइड्रोजन से, ठीक है ना। 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं हर एक ऑक्सीजन के पास। अब यहाँ पे प्रोसेस फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, जैसे ही ये आइंस, नेगेटिव आइंस, एन आइंस जो हैं, ये मूव करेंगे इस इलेक्ट्रोड की तरफ, ये जाकर इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। हर ऑक्सीजन एटम एक एक इलेक्ट्रॉन जो उसने दूसरे से लिया था ना, वो रिलीज कर देगा। यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और इधर से भी एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन इधर से निकलेगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर से निकलेगा, कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। अब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन अभी भी इन दोनों ऑक्सीजन के ऊपर मौजूद है, ऑक्सीजन एटम्स के ऊपर मौजूद है, तो हम इसको इन द फॉर्म ऑफ डॉट शो करते हैं, जिसको रेडिकल कहा जाता है। अब इसका नाम क्या बनेगा, इसका नाम क्या था, डाइसक्सिनेट आयन था ना, तो इसका नाम क्या होगा, डाइसक्सिनेट रेडिकल, ठीक है। आयंस के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है या पॉजिटिव, ये नेगेटिव है तो डाइसक्सिनेट आयन, तो इसका नाम क्या होगा, डाइसक्सिनेट रेडिकल यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। इनके नाम आप लोगों ने याद रखना और साथ साथ लिख लेना है। इसका नाम है डाइसक्सिनेट रेडिकल, डाइसक्सिनेट रेडिकल यहाँ पे बन गया। अब ये जो डाइसक्सिनेट रेडिकल है, आपने इसको एज ए रिएक्टेंट लेना है। अब देखें हमारा मकसद क्या है, आपका जो प्रोडक्ट तैयार हो ना, जब प्रोडक्ट आप बना लें तो रिएक्शन, उस रिएक्शन मिक्सर के अंदर जितने भी आपके आइंस होंगे सारे के सारे एक दूसरे से रिएक्ट करके स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट होने चाहिए। अगर वहाँ पे कोई अनस्टेबल रह गया तो आपका रिएक्शन फिर नहीं होगा, वो रिएक्ट कर जाएंगे फिर से, ठीक है ना। अब देखें यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, ये देखें, इस एग्जाम्पल को सामने रखें। ये क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन दिया इस एनोड को, इसने इलेक्ट्रॉन लेके ये सर्किट कंप्लीट होगा, ये इलेक्ट्रॉन मूव करके कहाँ आ जाते हैं, कैथोड के ऊपर आ जाते हैं। यही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इस सर्किट को बैटरी में से पास होने के बाद कहाँ जाते हैं, कैथोड के ऊपर। तो ये इलेक्ट्रॉन्स हम अब कहाँ, यहाँ से मूव करके कहाँ जाएंगे, कैथोड पे। हम इन इलेक्ट्रॉन्स को जाके कैथोड पे स्टडी करेंगे, ठीक है ना। अब हमारा मकसद क्या है, ये जो रेडिकल बन चुके हैं ना डाइसक्सिनेट रेडिकल, ये रेडिकल एज ए रिएक्टेंट आपने लेना है इसको। अब इस रेडिकल के जो एटम्स होंगे वो अपने आप को अरेंज करेंगे, खुद से अरेंज करेंगे और स्टेबल मॉलिक्यूल्स बनाने के, स्टेबल कंपाउंड्स बनने की यहाँ पे कोशिश करेंगे, यहाँ पे जितने भी यहाँ पे आइंस हैं, रेडिकल्स हैं। अब देखिए ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, एक नेगेटिव, एक रेडिकल है,
दोनों ऑक्सीजन के ऊपर। अब ये जो बॉन्ड बना हुआ है जो कार्बोनाइल कार्बन और CH2 के दरमियान में है, इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन्स। आप इसको कंपेयर करते हैं कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। वहाँ पे सिर्फ चेंज किया था कि वहाँ पे सिर्फ एक जो था एसिडिक ग्रुप था कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पे 2 हैं, सिर्फ इतना सा चेंज है, प्रोसेस वही चल रहा है। रिएक्टेंट वहाँ पे 2 लिए थे, लेकिन यहाँ पे क्योंकि 2 एसिड ऑलरेडी हैं तो इस वजह से 2 रिएक्टेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखें ये बॉन्ड है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक बॉन्ड इस कार्बोनिल कार्बन, ये जो कार्बोनिल कार्बन और CH2 के दरमियान में बॉन्ड है 2 इलेक्ट्रॉन। अब इस कार्बन ने क्या करना है? इधर से अपना इलेक्ट्रॉन ले लेना है। ठीक है, इधर से अपना इलेक्ट्रॉन लेके इसने इस ऑक्सीजन के साथ अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेना है। इस पॉइंट को समझना है कि इसने कार्बोनिल कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन लिया जो इसमें शेयरिंग में दिया हुआ था, इसने लेके इस ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि ऑक्सीजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसके साथ अपना जो है इलेक्ट्रॉन शेयर करके, जैसे एक इलेक्ट्रॉन इधर से आएगा एक इधर से आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2। तो इन दोनों कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में एक बॉन्ड ऑलरेडी था, तो यहाँ पे दूसरा बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा, बाकी एक जो यहाँ पे बचेगा, ये जिस कार्बन का था उसके पास वापस चला जाएगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिकल। सिंगल इलेक्ट्रॉन को रेडिकल कहा जाता है। तो ये बॉन्ड कहाँ से टूटा? ये दरमियान से टूट के यहाँ से। ठीक है ना। अब सेम प्रोसेस यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि सेम इसी तरह का ये कार्बोनिल कार्बन है और इसके साथ यहाँ पे CH2 है, 2 इलेक्ट्रॉन्स दरमियान में बॉन्ड में मौजूद हैं। इस कार्बोनिल कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ से लिया और इसने शेयरिंग यहाँ से ख़त्म करके किसके साथ कर दी? ऑक्सीजन के साथ। समझ आएगी बात ना। अब जब इनके दरमियान ये एक इलेक्ट्रॉन इधर से एक इधर से, यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा और ये इलेक्ट्रॉन जो इस CH2 का था ये वापस इस CH2 के पास आ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिकल। जब एक इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट किया जाता है तो आपने प्रॉपर इस तरह का एरो नहीं लगाना, तो ये आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सिंगल हेडेड एरो लगाना है, जैसा कि देखें ऐसे सिंगल हेडेड एरो शो करना है एक इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग के लिए। ठीक है ना। अब ये बॉन्ड यहाँ से टूटा, ये यहाँ से टूट जाएगा। अब देखें इसको, इनमें से किसी एक को आप स्टडी कर लें। फॉर एग्जाम्पल हम इसकी बात करते हैं, किस तरह का स्ट्रक्चर है। देखें ऐसे कार्बन है, इसके साथ C डबल बॉन्ड O मौजूद है और इसकी अगली साइड पे क्या है? ऑक्सीजन। एक बॉन्ड पहले से था ना, दूसरा बॉन्ड इनके दरमियान में बन गया। ये स्ट्रक्चर बनेगा। कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हैं, ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड्स पूरे हैं। ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड्स बनाने होते हैं। अगर इसको मैं सीधा करके लिखूँ C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ये क्या चीज़ होती है? ये हम इसको कलेक्टिवली जब लिखेंगे तो क्या होगा? ये कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल होता है, जिसको ओपन फॉर्म में इस तरह लिखा जाता है। एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल यहाँ से निकलेगा, दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ से निकलेगा। कितने मॉलिक्यूल रिलीज होंगे? 2 मॉलिक्यूल। ठीक है। अब क्या चीज़ बचेगी पीछे? आपके पास ये CH2 बॉन्ड CH2, एक इलेक्ट्रॉन इधर से यहाँ पे शिफ्ट हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इधर से यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो इन दोनों कार्बन एटम्स के पास एक एक रेडिकल मौजूद है। ठीक है। इन्होंने जहाँ से ये शेयरिंग खत्म करके ना अपना इलेक्ट्रॉन वापस लिया था, वो अपना इलेक्ट्रॉन इनके पास यहाँ पे मौजूद होता है। आपकी बुक में यहाँ पे ना मे बी इसको यहीं पे रिएक्ट करा के ना इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे प्रोडक्ट बनाया हुआ है CH2, मतलब यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनाया हुआ है। मैं इसको एक सेपरेट ग्रुप एक इसका ना एक स्टेप और बढ़ा रहा हूँ ताकि आपको इसका कंसेप्ट आसानी से क्लियर हो जाए। अब ये देखिए ये रेडिकल बन चुके हैं ना, फिर आपने अगला स्टेप लेना है यहाँ पे। अब आप क्या करेंगे इसको कि ये जो CH2 रेडिकल हैं, ये दोनों रेडिकल्स क्या करते हैं? आपस में रिएक्ट करते हैं। ये रेडिकल और ये वाला रेडिकल ये आपस में रिएक्ट करेंगे। ठीक है। अब ये दोनों रेडिकल्स आपस में रिएक्ट करके क्या बना देंगे? एक बॉन्ड ऑलरेडी था ना, तो इन दोनों के दरमियान में डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको क्या नाम दिया जाता है? इसको हम बोलते हैं, प्रॉपर इसका नेम है इथीन। ENE रिप्रेजेंट करता है कि इस स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड मौजूद है। एथ का मतलब 2 कार्बन हैं और ENE क्या बताएगा आपको? ENE बताएगा कि इस स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड प्रेजेंस है। ठीक है ना। तो आपने आपका मकसद क्या था? आपने बनाना क्या था? आपने तैयार करना था ये अल्कीन तैयार करनी थी। तो आपने तो अल्कीन तो तैयार कर ली, तो हमें आगे रिएक्शन नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि हमने अपने रिएक्शन के अंदर अपने सोल्यूशन के अंदर जितने भी आइंस हैं उनको स्टेबल फॉर्म में लेके जाना है। ठीक है ना। तो देखें क्या क्या चीज़ बची हुई है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स निकले तो जो कैथोड पे गए हैं, एनोड से निकल के कैथोड पे सर्किट कंप्लीट होने के बाद ये कैथोड पे चले जाते हैं। दूसरा क्या है? ये सोडियम आइंस मौजूद हैं, तो Na पॉजिटिव। ठीक है। अब इनको हम कहाँ स्टडी करेंगे? इससे कैथोड पे स्टडी करेंगे। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो सर्किट कंप्लीट होने के बाद आ जाते हैं कैथोड पे, जैसे ही यहाँ पे पहुँचेंगे ना तो ये रिएक्ट करेंगे वाटर के मॉलिक्यूल के साथ। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2। अब इसका प्रोसेस आप लोग यहाँ पे समझें। इसको यहीं पे करते हैं, यहाँ पे कर देता हूँ। इसको गौर से देखना है कि वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक किस तरह होता है। अब वाटर का मॉलिक्यूल किस तरह है? हम सिर्फ एक मॉलिक्यूल को देख लेते हैं, H बॉन्ड H हम इसको लिख सकते हैं वाटर के मॉलिक्यूल को। ठीक है ना। तो ये जो बॉन्ड दरमियान में बना हुआ है, इसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? इस ऑक्सीजन की तरफ चले जाएंगे।
ऐसे होगा ना, इन इलेक्ट्रॉन्स की अट्रैक्शन ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा होगी क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा है। तो OH के ऊपर चार्ज पार्शियल नेगेटिव और H के ऊपर चार्ज पार्शियल पॉजिटिव आ जाता है। मतलब इसका ये हुआ कि जब भी बॉन्ड टूटेगा तो बॉन्ड यहाँ से टूटेगा और दोनों इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएंगे, OH की तरफ जाएंगे और OH के ऊपर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, और H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब ये जब टूटेंगे तो किस फॉर्म में, तो OH यहाँ से निकलेगा OH नेगेटिव की फॉर्म में और H यहाँ से निकलेगा H पॉजिटिव की फॉर्म में। बात की समझ आ रही है ना। तो मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 2। अगर यहाँ पे मैं 2 लिख दूँ तो प्रोटॉन कितने निकलेंगे, 2, OH कितने निकलेंगे, 2, ऐसे होगा ना। अब OH पॉजिटिव कितने हैं, 2 हैं, एक H पॉजिटिव प्लस ये दूसरा H पॉजिटिव। क्या ये पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते। उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव के दरमियान क्या होती है, रिपल्शन, क्योंकि सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ कभी भी बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो ये बॉन्ड किस तरह से इनके दरमियान में बन जाता है, यहाँ पे मैंने बताया H2 गैस बनी हुई है। तो किस तरह से गैस बनती है, यहाँ पे हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए थे। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक ऑक्सीजन एटम, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस H पॉजिटिव के पास चला जाएगा। अब ये दोनों क्या बन चुके हैं, रेडिकल बन चुके हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका। अब ये क्या करेंगे, दोनों अपने अपने इन इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेंगे और इनके दरमियान में एक बॉन्ड बनेगा जिसको हम इस लाइन से शो करते हैं। इसको इकट्ठा लिखें तो हम इसको H2 की फॉर्म में लिख सकते हैं। बात की समझ आई। तो इस तरह से आपके पास यहाँ पे ना कैथोड पे हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो जाती है। उसके बाद बाकी क्या बचेगा, OH जो नेगेटिव आइंस हैं यहाँ पे बच चुके हैं। अब ये कितने हैं, 2 OH नेगेटिव हैं। तो हाइड्रोजन Na पॉजिटिव जो थे यहाँ पे कितने निकले थे, सोडियम आइंस, एक इधर से 2 है ना। तो ये 2 Na पॉजिटिव एंड 2 OH नेगेटिव हाइड्रोक्सिल आयन ये आपस में रिएक्ट करेंगे। Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव क्या बन जाएगा, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेस है, ठीक है। इसको लास्ट पे फिर आप लोग प्रिपेयर कर लेंगे। इस तरह से आपका ये कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन इस तरह से कंप्लीट होता है। अब देखें यहाँ पे मैंने बताया कि हम कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड को अप्लाई करते हैं अल्कीन के लिए और अल्काइन के लिए, ठीक है ना। अल्कीन के लिए भी आपके पास रिएक्टेंट कौन सा होना चाहिए, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। अल्काइन के लिए भी डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा चेंज है, वो आप लोग और से देखेंगे यहाँ पे। अब देखें जिस तरह हमने स्टार्ट लिया था ना, सेम यही चीज़ है, जस्ट चेंज क्या आएगा, कार्बन कार्बन के दरमियान में क्या है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 है ना। तो आपके पास ये साल्ट कौन सा है, सैचुरेटेड साल्ट, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सैचुरेटेड एसिड है। जो साल्ट यहाँ से आप लेंगे तो साल्ट कौन सा होगा, ये सैचुरेटेड साल्ट। CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 है। तो जब सिंगल बॉन्ड आ जाता है तो साल्ट वो हमारे पास कौन से कंपाउंड्स होते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड हो। तो ये आपके पास साल्ट कौन सा है, सैचुरेटेड साल्ट यहाँ पे मौजूद है। अगर आपने रिएक्टेंट सैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड लिया, रिपीटेड, सैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड मतलब कार्बन कार्बन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड थे जो कि साल्ट में कन्वर्ट हुए। अगर ये लेंगे तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो अल्कीन बनेगा, ठीक है ना। अगर आपने लिया जो आपका साल्ट था सैचुरेटेड की बजाय आपने यूज़ किया अनसैचुरेटेड, अगर आपने अनसैचुरेटेड साल्ट यूज़ किया, अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होगा कि आपने क्या किया, आपका जो रिएक्टेंट था, जो साल्ट था, वो इन दोनों के दरमियान में क्या लेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो आपका रिएक्टेंट ही यही है, अनसैचुरेटेड है CH2, फिर ये हाइड्रोजन हट जाएगा एक एक यहाँ से, एक एक उसकी जगह, क्योंकि कार्बन की बैलेंस को आपने देखना है 4 यहाँ पे कंप्लीट हो रही है ना। कार्बन ये 2 बॉन्ड ये, एक ये 3 और एक हाइड्रोजन के साथ 4, तो 4 बॉन्ड्स कंप्लीट है, तो है एक एक हाइड्रोजन आपने हटा देना है। तो CH डबल बॉन्ड CH अगर आप लेंगे तो ये आप कौन सा साल्ट बन चुका है, अनसैचुरेटेड। अगर आपने अनसैचुरेटेड साल्ट एज अ रिएक्टेंट लिया तो 2 बॉन्ड तो ऑलरेडी थे ना, तो तीसरा बॉन्ड यहाँ पे बनेगा रेडिकल की वजह से। ये 2 बॉन्ड है, यहाँ पे भी 2 बॉन्ड आ जाएंगे, एक एक हाइड्रोजन आप खत्म कर देंगे साथ से, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 2 हाइड्रोजन एटम आ जाएंगे। सेम इसी तरह से ये 2 बॉन्ड और 2 हाइड्रोजन एटम है, इसके साथ ये भी आपने एक एक हटा दिया, डबल बॉन्ड, यहाँ से भी एक एक हटा दिया, डबल बॉन्ड, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाए, इधर से भी आपने एक एक हाइड्रोजन हटा दिया, डबल बॉन्ड ऑलरेडी था। अब तीसरा बॉन्ड यहाँ पे बनेगा इन इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की वजह से, जो कि यहाँ पे मौजूद है। अब आपके पास क्या चीज़ बन चुकी है, इथीन नहीं है ये, अब आपके पास जो प्रोडक्ट बन चुका है ये है एथाइन। समझ आ गई बात की, चेंज किस तरह का, कौन सा चेंज आ रहा है। अगर आपका जो साल्ट होगा वो सैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड हुआ, वहाँ से बनाया हुआ साल्ट हुआ, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो अल्कीन बनेगा।
अगर आपने साल्ट अनसैचुरेटेड लिया, मतलब कार्बन कार्बन के दरमियान में पहले से डबल बॉन्ड मौजूद है, ठीक है ना, तो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो अल्काइन होगा, अल्कीन से रिलेटेड नहीं होगा। सिर्फ इतना सा चेंज है, प्रोसेस सारा सेम है, ठीक है। तो आपका ये वाला जो टॉपिक है, ये अल्काइन वाला, वो भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो आप इसको अल्काइन वाले टॉपिक में यहाँ पे आप लोग इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा मेथड है अल्कीन की प्रिपरेशन से रिलेटेड, पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन, ठीक है ना। अब पार्शियल का मतलब क्या है कि पार्शियल का मतलब ये होता है, एक कंप्लीट हाइड्रोजनेशन होती है, एक पार्शियल हाइड्रोजनेशन होती है। आपको पता है हमने जब स्टार्ट लिया था हाइड्रोजनेशन का टॉपिक अल्केन के अंदर, वहाँ पे हमने ये देखा था कि जब हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं तो आपका रिएक्टेंट कौन सा होना चाहिए, अनसैचुरेटेड होना चाहिए। हाइड्रोजनेशन के प्रोसेस के लिए रिएक्टेंट कौन सा हो, अनसैचुरेटेड हो, जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, ऐसे ना। उसके साथ उसके अंदर हम पाई बॉन्ड को ब्रेक करते जाएंगे, हाइड्रोजन को ऐड करते जाएंगे। ये प्रीवियस टॉपिक है, अगर समझ आ रही किसी को तो ये प्रिपरेशन ऑफ अल्केन हाइड्रोजनेशन वो वाला टॉपिक आप लोग देख लें, लेक्चर आपको मिल जाएगा। अब देखें, अगर हम पार्शियल हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या है कि आपका रिएक्टेंट क्या है, अल्काइन। यहाँ पे सारा कुछ एक से पता चल रहा है कि रिएक्टेंट आपके पास अल्काइन है। अल्काइन का मतलब कार्बन कार्बन के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड है। तो आपने पाई बॉन्ड्स कितने हैं, 2, तो आपने दोनों पाई बॉन्ड्स नहीं तोड़ने, आपने क्या करना है, एक पाई बॉन्ड, पार्शियल का मतलब है जुज़वी, के कंप्लीट नहीं करना, उसकी ब्रेकडाउन कंप्लीट नहीं होगी, हाफ ब्रेकडाउन करनी है। मतलब अगर आप एक जो है पाई बॉन्ड तोड़ेंगे तो उसमें कितने हाइड्रोजन एटम ऐड होंगे, 2, एक कार्बन के पास, दूसरा दूसरे कार्बन के पास, ठीक है ना। देखें आप, यही रिएक्शन यहाँ पे मैंने किया हुआ है कि कार्बन कार्बन के दरमियान में यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है ना, जब एक बॉन्ड टूटेगा तो एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी, ठीक है ना। जस्ट एक मेथड देख लें, फिर इसके अंदर चेंज किस तरह का आ रहा है ये मैं फिर साथ साथ बताता हूँ आपको। यहाँ पे देख लेते हैं, कार्बन कार्बन के दरमियान में यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। जब इसमें से एक पाई बॉन्ड टूटेगा तो मतलब एक वैलेंसी इसकी फ्री, एक वैलेंसी इसकी फ्री हो जाएगी। तो कितने हाइड्रोजन एटम अटैच होंगे, तो एक यहाँ पे अटैच हो जाएगा, एक यहाँ पे अटैच हो जाएगा, मतलब जो भी यहाँ पे और लगे हुए थे वो एक अलग चीज़ है। तो मतलब ये पाई बॉन्ड यहाँ से खत्म हो जाएगा, तो आपका स्ट्रक्चर कौन सा बनेगा, अल्कीन, ठीक है ना। तो अगर हम एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, इसको बोलेंगे पार्शियल हाइड्रोजनेशन। तो अगर हम पार्शियल हाइड्रोजनेशन करते हैं अल्काइन के, मतलब एक पाई बॉन्ड को तोड़ के जो प्रोडक्ट बनाएंगे, आपके पास कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, अल्कीन ही बनेगा, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज आता है, इसमें हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। तो कैटलिस्ट जिस तरह का आप यूज़ करेंगे उसी तरह का आपके पास प्रोडक्ट बनेगा। 2 इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट हैं जो यहाँ पे यूज़ करते हैं। एक है लिंडलर्स कैटलिस्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, ये लिंडलर्स कैटलिस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आता है व्हाट इज लिंडलर्स कैटलिस्ट, तो आपने सबसे पहले बताना है द कैटलिस्ट विच इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिस अल्केन। ये चैप्टर नंबर 7 के अंदर आप लोगों ने पढ़ा था कि सिस क्या स्ट्रक्चर होते हैं और ट्रांस क्या होते हैं। सिस ऐसे स्ट्रक्चर हैं जिसमें कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड होगा ना, उसकी एक साइड पे सिमिलर एटम्स आ जाएं, ठीक है ना। डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के दरमियान, उसकी किसी एक साइड पे, निचली साइड या ऊपर वाली साइड, दोनों में से किसी एक साइड पे अगर सिमिलर एटम्स आ जाते हैं तो सिस स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं। अगर वो जो सिमिलर एटम्स हैं वो अपोजिट साइड पे चले जाते हैं तो स्ट्रक्चर कौन सा बनेगा, ट्रांस होगा, ठीक है ना। अब ये जो लिंडलर्स कैटलिस्ट है, ये लिंडलर एक साइंटिस्ट का नाम था जिसने इस कैटलिस्ट को डिस्कवर किया, प्रिपेयर किया, और इसने जो है इसको रिएक्शन के अंदर यूज़ करके हमें ये स्ट्रक्चर बना के दिए, ठीक है ना। आप इसमें देखें, ये आपका रिएक्टेंट है, जैसे ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, एक हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो जाएगा, एक हाइड्रोजन इसके साथ कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, तो आपके पास स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ये अल्केन तैयार होगी, अल्कीन तैयार हो जाएगी। लेकिन कंडीशन क्या यहाँ पे आ रही है कि आपका ये अल्कीन कौन सी बननी चाहिए, सीज। देखिए आर ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ, यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हैं, मिथाइल एथाइल प्रोपाइल कुछ भी लगा लें। यहाँ पे सिमिलर ग्रुप्स, ये डबल बॉन्ड है, इसकी एक साइड पे सिमिलर ग्रुप्स हैं, ये डबल बॉन्ड इसकी दूसरी साइड पे भी सिमिलर ग्रुप्स हैं। लाजमी नहीं कि दोनों साइड पे हों, अगर किसी एक साइड पे भी सिमिलर ग्रुप्स आ जाते हैं ना, तब भी आपके पास ये कौन सा स्ट्रक्चर होगा, सीजी होगा, ठीक है ना। अब इसमें देखें, ये जो कैटलिस्ट यहाँ पे यूज़ हुआ है, ये वाला PD प्लेडियम BaSO4 बेरियम सल्फेट, आगे क्या है, क्विनोलिन। क्विनोलिन एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको प्लांट से हम सेपरेट करते हैं, ठीक है। और प्लेटियम आपको पता है ये कैटलिस्ट है जो हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस कराता है। निकल भी यूज़ करते हैं, प्लेटिनियम भी यूज़ करते हैं, प्लेडियम भी यूज़ करते हैं। लेकिन लिंडलर्स नामी साइंटिस्ट ने क्या किया था, प्लेडियम को यूज़ किया। उसने क्या किया, प्लेडियम को पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट किया। रीज़न क्या है इसको पाउडर में कन्वर्ट करने की, क्योंकि सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है और रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो इसने पाउडर की फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया और इसको रिएक्ट करवाया बेरियम सल्फेट के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ क्विनोलिन। तो इसका ये जो पूरा एक रिएक्टेंट, ये जो कैटलिस्ट है, इसको हम बोलते हैं लिंडलर्स कैटलिस्ट, ठीक है। इससे जब भी आप ये कैटलिस्ट यूज़ करेंगे तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो लाजमी सीस स्ट्रक्चर बनेगा, ट्रांस नहीं बनेगा, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि व्हाट इज लिंडलर्स कैटलिस्ट, तो आपने सबसे पहले इसको डिफाइन करना है इस तरह से, द कैटलिस्ट विच इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ
सिस अल्कीन, ठीक है ना, तो आपके पास ये जो है सिस अल्कीन स्ट्रक्चर बनेगा। अब अगर देखें, अगर आपने फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन आपको से पूछा गया लिंडलर्स कैटलिस्ट का, तो आपने ये दोनों स्टेप उसके अंदर कर दिए तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कैटलिस्ट तो सिस स्ट्रक्चर बना रहा है ना, तो आपने ट्रांस कहाँ से बना दिया उसके अंदर, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन लिंडलर्स कैटलिस्ट से रिलेटेड आ रहा है तो आप सिर्फ इसका ये स्टेप सिस अल्कीन तैयार करेंगे, ट्रांस की तरफ नहीं आएंगे। क्लियर? ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आप अंडरलाइन कर लें। सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी एक अलग था, इसी जो यहाँ पे इसका जो है ना कैटलिस्ट यूज हुआ है ना, इसी नाम से क्वेश्चन आता है कि हाउ विल यू प्रिपेयर द अल्कीन फ्रॉम लिक्विड अमोनिया। क्वेश्चन नोट करें, हाउ विल यू प्रिपेयर द अल्कीन, कौन सी अल्कीन है ये नहीं आपसे पूछा गया, जस्ट इतना कहा गया कि हाउ विल यू प्रिपेयर द अल्कीन फ्रॉम लिक्विड अमोनिया। ये लिक्विड अमोनिया एज अ कैटलिस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम, और इसको टेम्परेचर भी रिक्वायर होता है -33 डिग्री सेल्सियस पे इसका रिएक्शन प्रोसीड होता है, ठीक है ना। तो ये लिक्विड अमोनिया अगर आपने एज अ कैटलिस्ट यूज़ किया, सेम देखें रिएक्टेंट सेम है, ठीक है, प्रोडक्ट भी आपके पास अल्कीन ही तैयार हो रहा है, लेकिन उनकी जस्ट पोजीशन चेंज है जो सिमिलर ग्रुप्स थे। यहाँ पे देखिए आर एक ही साइड पे थे ना, अब आर और आर अपोजिट साइड पे चले गए हैं। जब सिमिलर ग्रुप्स अपोजिट साइड पे हों तो हमारे पास वो स्ट्रक्चर्स कौन से कहलाते हैं? ट्रांस होते हैं। तो आपके पास ट्रांस अल्कीन कब बनेंगे? जब आप लिक्विड अमोनिया को यूज़ करेंगे। सिस अल्कीन्स कब बनेंगे? जब आप ये लिंडलर्स कैटलिस्ट इस्तेमाल करेंगे। इनके अंदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है और दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं। ओके, अब उसके बाद आ जाते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ये उसी से रिलेटेड है, उसी जिस तरह आपने अल्केन की पढ़ी थी उसी से रिलेटेड है, तो जस्ट थोड़ा सा चेंज है, देख लें। फर्स्ट 3 मेंबर्स कौन से हैं? फर्स्ट मेंबर कौन सा होता है अल्कीन का? इथीन। क्यों इथीन? क्यों मिथेन क्यों नहीं है? मिथीन। मैथ का मतलब सिंगल कार्बन है, तो हमारे पास अल्कीन वो स्ट्रक्चर है जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है। जब उसमें मिथेन के अंदर अगर हम मिथीन कहें उसको फॉर एग्जांपल, बनता नहीं है ऐसे, तो उसमें सिर्फ एक कार्बन है, तो उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंस आ ही नहीं सकता उसमें, तब इस वजह से मिथीन को यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे अल्कीन या अल्काइन के स्ट्रक्चर से रिलेटेड। तो अल्कीन का फर्स्ट मेंबर कौन सा है? इथीन। तो इथीन फर्स्ट मेंबर है। सेकंड कौन सा आएगा? प्रोपीन। थर्ड कौन सा आएगा? ब्यूटीन। तो फर्स्ट 3 मेंबर इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, ये सारे किस फॉर्म में पाए जाते हैं? गैसेस फॉर्म में होते हैं, ठीक है। इसके अगले मेंबर पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ये सारे कार्बन 15 तक जो स्ट्रक्चर्स होंगे वो आपको किस फॉर्म में मिलेंगे? लिक्विड की फॉर्म में मिलते हैं। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो ये इस तरह से आपसे पूछे गए हैं ना, ये इस तरह से एमसीक्यूज आते हैं। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे कार्बन 16, 15 तक कहाँ पे चले गए? लिक्विड फॉर्म में। कार्बन 16 अगर स्ट्रक्चर के अंदर जो स्ट्रक्चर होगा उसमें अगर 16 कार्बन एटम्स मौजूद हैं तो वो किस फॉर्म में आपको मिलेगा? लिक्विड स्टेट में मिलेगा, ठीक है। वो स्ट्रक्चर सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं वो। नेक्स्ट आ जाता है उसकी सॉल्युबिलिटी। ये इसकी जो नेचर होती है ये जो है इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में क्योंकि नॉन पोलर होते हैं, लेकिन इसके जो स्मॉलर कंपाउंड्स होते हैं ये कुछ ना कुछ पोलैरिटी शो करते हैं। किस वजह से पोलैरिटी शो करते हैं? क्योंकि इनके अंदर क्या होता है? डबल बॉन्ड मौजूद होता है। डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं अल्काइन की अगर बात करेंगे तो अल्कीन में क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है कार्बन के दरमियान। इस डबल बॉन्ड की वजह से, पाई बॉन्ड की वजह से, क्योंकि पाई बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाता है ना, तो इस वजह से ये जो स्ट्रक्चर्स होती हैं कुछ ना कुछ जो है पोलैरिटी शो करते हैं। इस वजह से ये अल्कोहल वगैरह के अंदर कुछ ना कुछ डिज़ोल्व हो जाते हैं, ठीक है ना, लेकिन वाटर में ये डिज़ोल्व नहीं होते हैं। और इनकी जो स्मेल होती है, स्मेल जो इसकी होती है करैक्टरिस्टिक स्मेल होती है, मतलब एक जैसे बू टाइप, एक हम इसकी स्मेल को फील कर सकते हैं। अगर हम इसको बर्न करें तो ये ल्यूमिनस फ्लेम जो है ये देते हैं, मतलब क्या है? एक येलो कलर का, जब हम कोई चीज़ बर्न करते हैं ना तो डिफरेंट कलर्स के शोले बनते हैं, तो इसका जो शोला होता है वो येलो कलर का होता है जिसको हम आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। सुनहरी कलर का होता है, तो इसको हम आसानी से मेजर कर सकते हैं, देख सकते हैं, बता सकते हैं उसका। तो ये इसके करैक्टरिस्टिक्स हैं फिजिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ठीक है। ये मैंने बता दिया लास्ट पे कि इनको स्लाइटली पोलर क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है और इसकी हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है।